ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। वाराणसी का गैंगरेप केस आपको याद होगा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से ये केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अखिलेश यादव ने क्यों कहा है कि पीएम मोदी ने सीएम योगी को साइडलाइन कर दिया, हम दिखाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने फिर से विवादित टिप्पणी की है। रेप केस में आरोपी को जमानत देते हुए महिला को ही दुष्कर्म का जिम्मेदार ठहराया है। जज की ये कैसी संवेदनशीलता है, इसका विश्लेषण आपके लिए होगा। आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है, उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच कैसा राणा राग छिड़ा है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और यूपी बिहार में आंधी तूफान की वजह से 70 लोगों की जान चली गई है। इसी पर रात 8:30 बजे देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट कुदरत का काल चक्र। सबसे पहले बात देश में महिला सुरक्षा से जुड़ी दो बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहली खबर वाराणसी गैंगरेप केस से जुड़ी है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरी खबर के केंद्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की एक विवादित टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने पीड़ित युवती को ही रेप का जिम्मेदार बताकर आरोपी को जमानत दे दी है। पहले बात वाराणसी गैंगरेप केस की करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 50वां दौरा था। दौरे पर वो जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे, सीधे अधिकारियों के पास बातचीत के लिए पहुंचे। इस बातचीत की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने रेप केस को लेकर अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट पर भी चर्चा की। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम के साथ मामले पर चिंता जाहिर की। पीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारे सहयोगी बलराम पांडे ने जो जानकारी हमारे साथ शेयर की है, उसके मुताबिक पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा है कि वाराणसी सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी ही नहीं है, बल्कि देश की आत्मा है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें। दरअसल वाराणसी में 19 साल की युवती के साथ रेप की वारदात हुई है। 6 दिनों तक दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म की इस वारदात को करीब 14 दिन हो चुके हैं। ये पूरा मामला क्या है, पहले आपको वो बताते हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की उस टिप्पणी का विश्लेषण करेंगे, जिसने महिला अपराध के मामलों में न्यायपालिका की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पीएम मोदी के काशी दौरे से एक बार फिर वाराणसी रेप केस चर्चा के केंद्र में आ गया है, वरना इस वारदात को 14 दिन हो चुके हैं। अभी भी सारे आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली ये घटना 29 मार्च को हुई थी। पीड़िता इस तारीख को अचानक घर से लापता हो गई। 6 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद 4 अप्रैल को वो बदहवास हालत में घर लौटी, तब इस जघन्य अपराध का खुलासा हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वाराणसी के चर्चित गैंगरेप मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में 12 नामजद आरोपियों के साथ 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 3 अलग अलग जगहों पर दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसमें वाराणसी का हुक्का बार, गोदाम और एक मसाज पार्लर शामिल है। पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है। वहीं विपक्ष वारदात के बहाने सूबे की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर सवाल उठा रहा है। पीएम मोदी के दौरे के बाद विपक्ष ने जुबानी हमला और तेज कर दिया। प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, इस सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। सच्चाई ये है, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को थोड़ी देरी हो गई ना ये कार्रवाई करने की बात करने में। एक महिला के साथ ये घटना होती है, इमीडिएटली फोन उठा लेते, पर शायद फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और सत्ता के संरक्षण में हो रही हैं। इनका तंत्र तब जगह है और प्रधानमंत्री जी आज आए हैं
और आकर अधिकारियों को यहाँ इन्होंने तलब किया। तो आज इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से सत्ता के संरक्षण में चीज़ें चल रही थी। आज वो प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में खुद समीक्षा कर रहे हैं, खुद आज इंटरव्यू कर रहे हैं। ये काम तो मुख्यमंत्री का था। बाबा की सरकार है, इस सरकार में मनमानी नहीं चलेगी, और अगर किसी ने किया भी है तो बुलडोजर से उसको खोदा जाएगा। फिलहाल पीएम मोदी के एक्शन के बाद लगता है कि इस मामले में इंसाफ की लड़ाई तेज होगी। वारदात के सारे आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और पीड़िता को न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, और ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की विवादित टिप्पणी के बाद खड़ा हुआ है। पीएम मोदी के एक्शन का असर ये हुआ कि आज 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक कुल 12 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन एक तरफ हमारे सामने वाराणसी जैसी जघन्य वारदात है, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की एक टिप्पणी जो ऐसी घटनाओं को लेकर हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर ही बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने ऐसा क्या कहा है जो विवादों के केंद्र में आ गया है, जिसने महिला सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल ये मामला सितंबर 2024 का है, जिसमें एमए की एक छात्रा ने अपने दोस्त पर रेप का आरोप लगाया था। मामले में जस्टिस संजय कुमार सिंह ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दी है। इस दौरान उन्होंने जो कहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत मानती है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही मान भी लिया जाए तो भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। घटना के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। महिला ने अपने बयान में भी कुछ यही बातें कही हैं। उनकी मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने यौन हमले को लेकर कोई बात नहीं रखी। महिला पोस्ट ग्रेजुएट है और अपने कृत्य की नैतिकता और उसकी अहमियत को समझने में सक्षम है। सारे तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अपराध की प्रकृति, सबूत, दोनों पक्षों के बयान को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पाने का हक है, लिहाजा जमानत की अनुमति दी जाती है। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की तरफ से की गई है। यहाँ एक बार संजय कुमार सिंह के बायोडेटा पर भी नजर डालना जरूरी है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने साल 1992 में कानपुर के दयानंद कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की डिग्री हासिल की। साल 1993 में यूपी के बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर शामिल हुए। 22 नवंबर 2018 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और 20 नवंबर 2020 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया गया। अब कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने का आधार क्या बनाया है, उसके बारे में जानने के लिए इस केस की परतें खोलना जरूरी है। दरअसल सितंबर 2024 में छात्रा अपनी 3 दोस्तों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। यहां उनकी मुलाकात जान पहचान के कुछ युवकों से हुई, जिनमें आरोपी भी शामिल था। छात्रा ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया है कि वो शराब के नशे में थी। आरोपी उस समय भी उसके करीब आ रहा था। वो सुबह 3 बजे तक बार में थे और आरोपी बार बार छात्रा से उसके साथ चलने के लिए कहता रहा। इसके बाद छात्रा आरोपी के घर जाने को तैयार हो गई, लेकिन वो उसे अपने घर नोएडा ले जाने के बजाय एक रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया। आरोपी ने यहां छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा की शिकायत पर दिसंबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी में कहा कि महिला को उस वक्त सहारे की जरूरत थी, वो खुद ही उनके साथ चलने को तैयार हो गई। अभियुक्त ने रेप के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दोनों के बीच यौन संबंध सहमति से बने। कोर्ट ने आरोपी के तथ्यों को सही माना और उसे जमानत दे दी। कोर्ट ने माना कि पीड़िता ने जो किया उसे उसके परिणाम की समझ थी, लेकिन जमानत के इस फैसले पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। जैसे, क्या रेप के मामलों में अब पीड़िता को इंसाफ मिल सकेगा? क्या इस तरह के फैसले अपराधियों को और निडर नहीं बनाएंगे? क्या हाईकोर्ट के इन फैसलों को आरोपी भविष्य में जमानत का आधार नहीं बनाएंगे? क्या कानून में रेप की परिभाषा इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपराधी बचकर निकल सकते हैं? लीगल एक्सपर्ट्स का ऐसे फैसलों पर क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। अदालतों को संजीदा रहना चाहिए, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो बाद में किसी आपराधिक तत्व को जो है वो बढ़ावा दे। हमने पास्ट में देखा किस तरह से एक हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी एक माइनर के केस में, दुर्व्यवहार के केस में, तो वो टिप्पणी बाद में जो है बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ जुडिशरी के लिए भी, और सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार उसको स्टे करना पड़ा था उस फैसले को। तो ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अदालतों को बेहद संजीदा रहने की ज़रूरत है, संवेदनशीलता दिखाने की ज़रूरत है जब महिलाओं के प्रति अगर कोई अपराध हुआ हो, और इस चीज़ को ध्यान रखें कि
इस तरह की टिप्पणी से जो बाद का केस होता है, जब ट्रायल चलता है, बेल की स्टेज पर अगर आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो ट्रायल पे उसका असर कहीं ना कहीं आ सकता है। एक जज का जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब जरा ये सोच कर देखिए उस युवती पर क्या गुजरी होगी जिसे कोर्ट ने ही कटघरे में खड़ा कर दिया, वो भी तब जब ऐसे मामलों में अक्सर पीड़िता वारदात से लेकर अदालत में इंसाफ तक हर जगह दर्द झेलती है। पुलिस के पास शिकायत के लिए जाती है तो तरह तरह के सवाल पूछकर उसे परेशान किया जाता है। दुष्कर्म या यौन शोषण की वारदात के बाद अस्पताल जाती है तो मेडिकल जांच के दौरान भी उसे शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। इसके बाद कोर्ट में वकील उससे तरह तरह के सवाल पूछकर परेशान करते हैं, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं। सिर्फ उसे अदालत में बैठे जजों से ही इंसाफ की आस होती है, लेकिन अगर वो जज ही अपराधी को सजा देने के बजाय पीड़िता को ही दोषी ठहरा देंगे तो क्या होगा? यही वजह है कि सियासी दल भी इस मामले को गंभीरता से लेने पर जोर दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दखल की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी तरीके की सेंसिटिविटी लाना जरूरी है क्योंकि जो जजेस हैं क्लियरली मिसोजिनिस्टिक हैं। जो महिलाओं की इतनी सालों की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, उसको खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कि हो सकता है उस महिला को नशा धोखे में दे दिया गया हो। भाई किसी ने चाय पिलाई, चाय में नशा दे दिया, धोखा भी तो हो सकता है। आप ये जांच करके देखिए, हो सकता है उसके साथ धोखा हुआ। हर चीज के पहलुओं पे जाना चाहिए। महिलाओं के मुद्दे जो है बहुत संवेदनशील होते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो आम आदमी हो, सभी को इन मुद्दों पर बड़ी संवेदनशीलता से बात करनी चाहिए। अगर इन मुद्दों को आप सही तरीके से नहीं उठाएंगे तो महिलाएं भी डरी सहमी रहेंगी कि हम अपने कंप्लेंट्स लेकर जाएं किधर, अगर न्याय नहीं मिलेगी। सवाल तो ये भी उठता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की संवेदनशीलता को आखिर क्या हो गया है, क्योंकि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई पहला मामला नहीं है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, बल्कि इससे पहले भी हाईकोर्ट के एक फैसले का काफी विरोध हुआ था। इसमें जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा था कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ने को रेप या रेप की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता। यह अपने आप में बलात्कार की कोशिश का मामला नहीं लगता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसे पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय बताया था। कोर्ट ने कहा था कि यह जज की तरफ से संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। देश की कानून प्रक्रिया को लेकर कहा जाता है कि इंसाफ की चक्की भले ही चलती धीरे है लेकिन पीसती बारीक है। लेकिन अगर हाईकोर्ट के जजों की तरफ से महिला अपराध के मामलों में ऐसी टिप्पणी की जाएगी तो इंसाफ की इस चक्की को लेकर सवाल उठने लाजमी है। अब बात देश में आतंकवादी तहव्वुर राणा पर हो रही सियासत की करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज का अपडेट दे देते हैं। एनआईए ने आज आतंकी तहव्वुर राणा से 3 घंटे तक पूछताछ की। एनआईए की करीब 12 अधिकारियों की टीम ने तहव्वुर राणा से सवाल जवाब किए। 26/11 मुंबई हमले की पूरी साजिश कैसे रची गई, इस साजिश में कौन कौन शामिल था, ऐसे ही कई सवाल आज एनआईए ने आतंकवादी तहव्वुर राणा से पूछे। 18 दिन तक तहव्वुर राणा से सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा, जिसकी रिपोर्ट जांच एजेंसी हर दिन गृह मंत्रालय को भेजेगी। तहव्वुर राणा को भारत लाने में 17 साल लगे हैं। भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। अब उसके गुनाहों का हिसाब होगा। जिन लोगों ने मुंबई हमले में जान गंवाई, उनके परिवार वाले तहव्वुर राणा के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। इस बीच तहव्वुर राणा को भारत लाने का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आतंकी तहव्वुर के भारत आने के बाद बीजेपी कह रही है कि ये मोदी सरकार है जहां आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, तो यूपीए कह रही है कि उस समय हमने जो काम किया वही आधार बना और आज तहव्वुर राणा एनआईए के कब्जे में है। एक आतंकवादी को लाने को लेकर कैसे हमारे देश पे सियासी घमासान छिड़ा है, पहले आपको उसका एक ट्रेलर दिखाते हैं। हिंदुस्तान में एक ने अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना इस देश के एनआईए के कब्जे में है। ट्रंप से डायरेक्ट बातचीत करके इसको लाया गया है, तो अभी कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। बहुत सारे अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो आपने कितने आतंकवादियों को छोड़ा है। हेडली को तो लाए नहीं, 11 साल हुआ उसको लाने में। ये सब नौटंकी बाज है।
ये चुनाव की दृष्टि से करते हैं। राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस शर्म से डूब मरना चाहिए। सत्ता में रहते हुए वो लोग नहीं कर पाए, वह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। राष्ट्र का मामला, इसको बिहार चुनाव के साथ कोई व्यक्ति जोड़ रहा है, ये हास्यास्पद है ना। जो भी लोग हैं इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। तो कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात। पिछले कुछ समय से हमारे देश में एक ट्रेंड सा चलता है। कभी राणा सांगा को लेकर राजनीति, कभी औरंगजेब को लेकर राजनीति, कभी त्योहारों को लेकर सियासत, और अब आतंकी तहव्वुर को भारत लाने पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि आतंकी तहव्वुर राणा को लाना मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है। विपक्ष कह रहा है कि तहव्वुर को भारत लाने का आधार तो यूपीए के समय ही तैयार हो गया था। बीजेपी ने कहा है कि हमारे राज्य में बम धमाके करने वाले पकड़े जाते हैं। विपक्ष कह रहा है कि आरोपी को लाने में इतने साल क्यों लग गए। बीजेपी ने कहा है कि हर आतंकी का हिसाब होगा, तो विपक्ष ने सवाल उठाया है कि अब तक दाऊद को क्यों नहीं लाया जा सका। कुल मिलाकर तहव्वुर राणा को देश लाने को लेकर एनडीए और विपक्षी दल उलझे हुए हैं। दोनों में श्रेय लेने की रेस चल रही है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला बोला। पी चिदम्बरम ने दावा किया कि मोदी सरकार इस घटनाक्रम का श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है। सच्चाई मोदी सरकार के दावों से कोसों दूर है। 1.5 दशक की कठिन रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है ये। यूपीए सरकार में 2011 में एनआईए की टीम अमेरिका गई थी। 2011 में अमेरिका ने जांच के अहम सबूत भारत को सौंपे थे। 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी। यूपीए सरकार ने तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से प्रत्यर्पण की मांग की थी। 2014 से जो प्रक्रिया चल रही थी वो यूपीए सरकार में शुरू हुई थी। ऐसा नहीं है कि पहली देश के किसी गुनहगार पर को भारत वापस लाया गया हो, ऐसा पहली बार हो। इससे पहले यूपीए सरकार के समय दाऊद इब्राहिम को के दाहिने हाथ माने जाने वाले अबू सलेम को प्रत्यर्पण के जरिए पुर्तगाल से साल 2005 में भारत लाया गया था। उस वक्त क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ नहीं थी, लेकिन अब क्रेडिट लेने की होड़ तहव्वुर को लाए जाने से पहले ही शुरू हो गई थी। कल जैसे ही तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, राजनीतिक पार्टियों के बीच इस क्रेडिट वाली रेस का भी नया चरण शुरू हो गया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत ले आया गया। भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब उन परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने मुंबई 26/11 हमले में अपनों को खोया था। लेकिन न्याय की उम्मीद के बीच राजनीति भी सरपट दौड़ रही है, वो भी आतंकी तहव्वुर राणा को लाने को लेकर। मोदी जी आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस है। हम जश्न नहीं मनाते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, देश के अमन चैन के लिए करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी आतंकवाद पर नकेल कस रहे हैं। लूट मची है, लूट क्रेडिट लेने की। हम लाए, हमने किया, तुमने क्या किया। आतंकी को लेकर तो यूपीए ने ही कदम उठा लिए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला भी बोले कि आतंकी को ले आए तो काला धन भी वापस ले आते। इसलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाए थे ब्लैक पैसा, और हर एक को 15 लाख मिलने वाला था, वो किधर गया। आतंकी को लाने को लेकर क्रेडिट लेने की इस होड़ में हर कोई एक दूसरे के कंधे पर बैठना चाहता है। बीजेपी के समय तहव्वुर राणा को लाया गया तो बीजेपी खुलकर खेल रही है, 56 इंच का सीना दिखा रही है। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, आतंकवादियों को आमंत्रित करती थी, आतंकवादियों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाती थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राजनीति में जुबानी तीर बहुत फेंके जाते हैं, बस मुद्दे की जरूरत होती है। देश में इस वक्त राजनीतिक दलों के लिए तहव्वुर भी एक मुद्दा है। कांग्रेस भी कह रही है ये काम तो हमारे समय ही हो गया था, फिर बीजेपी ने कौन सा तीर मार लिया। हमारी जो एक्सेस मिली हेडली से, डेविड हेडली की जो एक्सेस थी वहीं तो से तो हमें सब कुछ मिला, एविडेंस मिली, प्राइमा फेसी एविडेंस जो कोर्ट में प्रूव होने वाली है। तो बिना उस मीटिंग से हमें कहाँ मिलती।
यूपीए सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयास करके, डिप्लोमेटिकली प्रयास करके एनआई की इन्वेस्टिगेशन टीम भेज के सक्सेस मिली और आज तौबा राणा यहाँ है। तहव्वुर से होते हुए बात कायर तक पहुंच गई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्रेडिट लेने की इस होड़ में बीजेपी को खूब आईना दिखाया। चिन्हित तो कांग्रेस की सरकार ने ही कर दिया था, बता दिया था ये, पर आप उन्हें नहीं ला पाए 11 साल में। जल्दी से जल्दी उसको फांसी होनी चाहिए, वैसी जैसी कांग्रेस सरकार ने कसाब को फांसी पे लटका के जहन्नुम भेज दिया। तहव्वुर राणा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। मुंबई में आज तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग वाले पोस्टर लगे, लेकिन समंदर किनारे बसी मुंबई में राजनीति की लहरें भी जोर मार रही है। 2009 में यूपीए के कार्यकाल में अक्टूबर 2009 में शिकागो में तहव्वुर राणा को पकड़ा गया था। आज वही लड़ाई आज कंक्लूड हुई है कि तहव्वुर राणा इंडिया आया है। होना तो ये चाहिए था कि आतंकी पर सबके सुर एक जैसे सुनाई देते, लेकिन यहाँ तो आतंकी को लाने को लेकर राजनीतिक समंदर में उफान आ रहा है, जिसमें हर कोई श्रेय का स्वाद चखना चाहता है। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब उसे उसके गुनाहों की सजा भी जरूर मिलेगी। इस मुद्दे पर अच्छा ये होता कि सभी दल एक सुर में ये कहते कि तहव्वुर को जल्द से जल्द सजा मिले, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में आतंकी को भारत लाने पर श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सवाल ये भी है कि आपस में लड़ेंगे तो आतंकवाद से कैसे निपटेंगे। बादल फटा है और काफी भयानक दृश्य आप देख रहे हैं, जैसे गजरे तूफान पे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो नंदीप्रयाग है, जो बद्रीनाथ हाईवे है, वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। ये बादल फटा है। बाबा पानी आ गया, पूरा पट पे आ गया पानी। कल यूपी और बिहार में मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि बारिश, आंधी और तूफान की वजह से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अकेले बिहार के नालंदा में भीषण तूफान से 22 लोगों की मौत की खबर आई है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार में आंधी तूफान से हुई 50 से ज्यादा मौतों की पर संवेदना व्यक्त की है। पिछले 3 दिन से बिहार में मौसम मौत बन गया है। आज फिर दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी तक मौसम ने रौद्र रूप दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आंधी तूफान और अप्रैल में ओले गिरना सामान्य है? क्या यह हर साल होता है? तो उसका जवाब है नहीं। मैदान से लेकर पहाड़ तक अचानक आई आफत की जो तस्वीर देश ने देखी, उसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम के जानकार कह रहे हैं कि अब यही न्यू नॉर्मल है। वो इसलिए क्योंकि धरती का बैलेंस बिगड़ गया है, और चिंता की बात यह है कि बिगड़े हुए बैलेंस की सबसे बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है। ऐसा क्यों? ये समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अभी अभी अपनी स्क्रीन पर आपने तबाही का जो ट्रेलर देखा, उसकी वजह क्या है? क्या आसमान से मौत इसलिए बरस रही है क्योंकि समंदर उबल रहा है? क्या बिन मौसम बरसात के बाद बर्बादी इसलिए पसरी दिखाई दे रही है क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है? हर किसी को बदलते मौसम और उसके साइड इफेक्ट की दहशत महसूस हो रही है। जब गर्मी पड़ती है तो इतनी पड़ती है कि लगता है कि धरती का सीना फट जाएगा।
और जब बारिश होती है तो ऐसी होती है कि लगता है कि सैलाब आ गया है जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। ऐसा हो रहा है क्योंकि कुदरत का काल चक्र बदल गया है। गुरुवार को एक सामान्य दिन की तरह उत्तर भारत के तमाम शहरों में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन शाम को मौसम अचानक बदलने लगा। ऐसा बदला कि पहले तो आसमान में धूल का गुबार छा गया और फिर सड़क पर मौजूद गाड़ियों का आगे बढ़ना नामुमकिन साबित होने लगा। दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव हुआ है और आंधी वाली जो स्थिति है वो आपको नजर आएगी। किस तरह से तेज हवाएं जो है वो चलती हुई आपको यहाँ पर साफ तौर से नजर आएंगी। और लेकिन जिस तरह से गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही थी और उससे लोग जो है वो परेशान हो रहे थे, तो आंधी और हल्की बारिश होने के बाद मौसम में निश्चित तौर पर सुधार होने की उम्मीदें जो है वो लोग जताते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा से लेकर गाजियाबाद और दिल्ली तक ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी, लेकिन तबाही का असली तांडव बिहार में दिखाई दिया। पूरे नालंदा में 23 लोगों की मौत हुई है, 23, जिसमें एक वज्रपात से, बाकी का अलग अलग जगह दबने से मृत्यु हुई है। मंदिर में 6 लोगों की डेथ हुई थी। तो सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें बिहार के नवादा की है, जहां तेज आंधी ने दिन में रात का अंधेरा कर दिया था। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक लग गया था। तूफान के सामने बड़े बड़े पेड़ भी अपना वजूद बचा नहीं पाए। सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी, जिनकी खेत में तैयार खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अगली तस्वीर बिहार के रोहतास जिले से आई है, जहां तेज हवा ने विशालकाय पेड़ों की सड़क पर समाधि बना दी। कहीं पेड़ उखड़े तो कहीं बिजली के खंभे गिर पड़े, और यहाँ भी मुसीबत किसानों की हुई, जिनकी मेहनत पर बारिश ने पानी फेर दिया। कहीं बारिश और तूफान तांडव मचा रहा था तो कई शहरों में ओले आतंक मचा रहे थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में तो पूरे 5 मिनट तक आसमान से ओले बरसते रहे। ये सभी बोट चालक और नाविक ध्यान दें कि अभी हवा का रुख बहुत खराब है। अब सवाल ये है कि कुदरत बार बार अपना रौद्र रूप क्यों दिखा रही है? तो जवाब है एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर यानी गर्मी के मौसम में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बारिश के मौसम में तबाही मचाने वाली बाढ़ और सर्दी में इतनी ठंड कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट जाए। पिछले 50 वर्षों में ग्लोबल साउथ से लेकर के जो अल्प विकसित देश थे वो भी विकासशील होने लगे। उद्योगों का अंधाधुंध विकास हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हुआ, और ये उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आज परिवर्तित हो रहा है। और यही कारण है कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के साथ साथ वेदर एनॉमलीज और साथ में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव अब प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है।
कहेंगे कि ना तो अभी भयानक गर्मी का मौसम है और ना ही सर्दी और ना ही बारिश, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल एक्सट्रीम वेदर के साथ साथ धरती पर जलवायु परिवर्तन की भयानक मार पड़ी है। इस बार दिसंबर जनवरी आया, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सताया, क्योंकि सर्दी का इंतजार करते करते दोनों महीने गुजर गए, लेकिन ठंड नहीं पड़ी। इसके बाद आया फरवरी का महीना और फरवरी में ही गर्मी का एहसास होने लगा। मार्च तक तो लोग गर्मी से छटपटाने लगे। अड़तीस से 40 डिग्री पारा चल रहा है। इतनी सड़न टाइप की गर्मी है, जो भी है गर्मी हमारी। और एक तो अप्रैल चल रहा है, इतना पिछले साल तो इतना धूप भी नहीं हुआ करता था, पर आजकल जो धूप है मतलब बर्दाश्त के बाहर ही है। गर्मी तो इस टाइम बहुत ज्यादा पड़ रही है, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार और राजस्थान के कई शहरों में हीट वेव का अलर्ट तक जारी कर दिया था। सर गर्मी में बहुत कड़ाके की पड़ रही है, बहुत ज्यादा। अभी यार जून में वो अप्रैल में ही हाल है, तो मई जून में क्या हाल होंगे? अभी भी कितनी भयंकर धूप है, 4 बजे फिर भी बहुत हालत खराब है। पिछली बार से ही हो रहा है, ये गर्मी बढ़ती जा रही है। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी, उसके कंपैरिजन में भी सर्दी इतनी नहीं हुई और गर्मी तो उल्टी ज्यादा होती जा रही है। ऐसा फीलिंग है अभी अप्रैल स्टार्ट ही हुई है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। निकलना ही, घर से बाहर निकलना इतना दूभर हो रहा है कि बहुत परेशानी होती है आने जाने में। लेकिन अप्रैल में मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि सिर्फ एसी बंद नहीं हुए, बल्कि अधिकतम तापमान सीधे 40 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। इस वक्त दिल्ली में धूल और मिट्टी भरी आंधी जो है वो आ रही है। कल भी कुछ यही अंदाज मौसम का था और आज भी कुछ यही अंदाज है। अगर आसमान पे देखें तो काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं जो पेड़ हैं वो तेज रफ्तार हवाओं की वजह से खूब तेजी से जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं पेड़ों से। और इस वक्त मौसम विभाग की जानकारी के हिसाब से जो हवाएं हैं वो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही हैं। और इस वक्त धूल और मिट्टी भरी आंधी जो है दिल्ली एनसीआर में देखी जा रही है, ज्यादातर इलाकों में देखी जा रही है। पिछला पूरा साल क्लाइमेट चेंज के लिहाज से भारत के लिए बहुत भयानक बीता है। सच्चाई यह है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी दुनिया त्राहिमाम करती दिखाई दी। हमने देखा कि कैसे सबसे ठंडा माने जाने वाला यूरोप गर्मी से झुलस रहा था, कैसे अमेरिका में बार बार बाढ़ तबाही मचा रही थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे खतरनाक बात यह है कि वैश्विक स्तर पर जो तबाही मची है उसमें भारत पर सबसे बड़ी मार पड़ रही है और आगे भी पड़ने वाली है। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 274 दिनों का अध्ययन किया गया, उनमें से 255 दिन यानी 93% दिन ऐसे थे जब किसी एक इलाके में एक्सट्रीम वेदर अपना आतंक मचा रहा था। और आशंका जताई जा रही है कि एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। साल 2024 जब ना तो मैदान मौसम की मार से बच पाया और ना ही पहाड़ ही खुद को सुरक्षित रख पाया था। ये ट्रक पूरा बाढ़ में रे, वो ट्रक गया रे, ट्रक गया, ट्रक नहीं है, कुछ अलग है। वो कुछ रहा होगा यार, वो पूरा दुकान गया, उनका फर्नीचर दुकान। राजस्थान से लेकर गुजरात तक को सैलाब में डूबते हुए देखा गया। और अब माना जा रहा है कि मौसम से मची तबाही के मामले में 2025 भी 2024 से कुछ अलग नहीं होगा। बादल फटा है और काफी भयानक दृश्य आप देख रहे हैं, कैसे गधेरे तूफान। आपकी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से आई हैं, जहां बादल फटने के बाद आवाज में दहशत साफ महसूस की जा रही है। देख सकते हैं ये बादल फटा है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आने के बाद रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। केदारनाथ हाईवे की तस्वीरें भी बारिश के बाद बदली हुई हैं।
कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जिस भारी बारिश से मचने वाली तबाही की तस्वीरें और रिपोर्ट आमतौर पर जुलाई अगस्त के महीने में दिखाई देती थी, वैसी अप्रैल महीने में ही सामने आ रही हैं। तो फिर आगे क्या होगा? या मानव आधारित जलवायु परिवर्तन जो है, उससे पूरे विश्व का जो तापमान है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। और इस वृद्धि की वजह से जो जितने भी मौसमी तंत्र हैं वो अनिश्चित और अप्रत्याशित तो हो ही गए हैं। साथ ही जो मेघों का निर्माण पहले होता था उसमें जो तूफान लाने वाले मेघ हैं, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस मेघ कहा जाता है, उनकी मात्रा में भी लगभग 80% की वृद्धि हुई है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अनिश्चित मौसम, अप्रत्याशित मौसम, क्यूमुलोनिम्बस मेघ अधिक होना, इसकी वजह से बिजली गिरने की घटनाएं हो रही हैं और साथ ही साथ मौसम जो है वो बहुत ही आक्रामक हो गया है। और सिर्फ बारिश का मौसम नहीं, हर मौसम जो है वो एक त्रासदी के रूप में आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही इस बार गर्मी की जल्द दस्तक का ऐलान कर दिया है। इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव की संख्या दोगुनी होगी। अप्रैल से जून के महीने में लगातार 5 से 6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के कई दौर आ सकते हैं। अगर हीट वेव की संख्या बढ़ती है तो साल 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। मैदानी इलाके में तापमान अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो उसे हीट वेव में गिना जाता है। जो वेदर की शिफ्टिंग हो रही है, वेदर शिफ्ट होकर के जो ग्रीष्मकाल शुरू होता था, चल करके सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाता था, वो अप्रैल शुरू होकर के सीधे अक्टूबर तक फैला हुआ है। साथ में जो हिमपात दिसंबर जनवरी में होता था वो फरवरी मार्च में हो रहा है। तो कहीं न कहीं वेदर साइकिल एनामलीज हो रहा है, स्पेशियल एनामलीज हो रहा है। इसके साथ साथ जो चरम घटनाएं घट रही हैं, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात होना, स्नोफॉल होना, कुछ समय से स्नोफॉल होना, अधिक बादल का फटना और अधिक से अधिक बारंबारता साइक्लोन का आना, ये सब कहीं न कहीं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का ही देन है। जरा सोचिए, जब पहले ही साल 2024 सबसे गर्म रह चुका है और 2025 अगर उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा तो कैसा त्राहिमाम मच जाएगा। हमारी धरती लगातार कितनी गर्म हो रही है और भारत पर उसका क्या असर पड़ रहा है, उसे आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 2020 में हीट वेव के दिन सिर्फ 42 थे, 2021 में हीट वेव के दिन सिर्फ 36 थे, लेकिन साल 2022 में हीट वेव के दिन अचानक छलांग लगाकर 202 हो गए। 2023 में हीट वेव की संख्या बढ़कर 230 हो गई, जबकि 2024 में हीट वेव के दिन 554 हो गए। जी हाँ, 554। अब आप सोचेंगे कि हीट वेव के दिन आखिर 554 कैसे हो सकते हैं? तो वो ऐसे कि हीट वेव की गिनती कैलेंडर के हिसाब से नहीं बल्कि लू चलने की घटनाओं से होती है। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर बिगड़ते संतुलन को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। सच्चाई ये है कि ज्यादा गर्मी और हीट वेव का सीधा मतलब है आम लोगों की थाली महंगी होगी, यानी आप किसी न किसी तरह से कुदरत के बदलते कालचक्र से जरूर प्रभावित होंगे। इसके लिए जरूरत है कि हम अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं जरूर करें। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे दीजिए भारत की बात में फिलहाल इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।